गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट क्लास में हम इतिहास के हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या पढ़ेंगे और उन महत्वपूर्ण शब्दों में सबसे पहले कुल को पढ़ेंगे। कुल से क्या अर्थ है, कुल किसे कहते हैं। उसके बाद 84 को पढ़ेंगे, बंजारा पढ़ेंगे, जाति पढ़ेंगे। इन शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले कुल। मूलतः कुल शब्द ऐसे लोगों के समूह का द्योतक है जो बंधुत्व के संबंधों से परस्पर जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? बंधुत्व के संबंधों से, मतलब आपस में भाईचारे के से संबंधों से परस्पर जुड़े होते हैं और किसी एक सामान्य पूर्वज से अपने वंश की परंपरा को जोड़ते हैं और किसी एक सामान्य पूर्वज से अपनी वंश परंपरा को जोड़ते हैं। जैसे कि बात करूं मैं कि कछवाहा वंश में, अगर राजपूत वंश की मैं बात करता हूं तो राजपूत वंश में कई वंश होते हैं और उनमें से जैसे कि कछवाहा वंश है जो अपने आप को रघुवंशी बताते हैं, मतलब रामचंद्र के कुल के बताते हैं। ऐसे जो मतलब जातियां हैं ना, ऐसे जो आपके समूह हैं जो अपने आप को किसी न किसी वंश से जोड़े रखते हैं और जोड़ते हैं। अरब की अधिकांश जनजातियां कुलों अथवा विशाल परिवारों के संयोग से बनी थी। जैसे उम्मयद कुरैशी जनजाति का एक समृद्ध कुल था। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इसमें कि उम्मयद कुरैश जनजाति का एक समृद्ध कुल था। ठीक है, ये आप कुल शब्द पढ़ा आपने। कुल एक वंश परंपरा को जोड़े रखने वाला शब्द है कुल। ठीक है, कि आप किस कुल से संबंध रखते हो, आप राजपूत कुल से संबंध रखते हो या ब्राह्मण कुल से संबंध रखते हो या और कौन से कुल से संबंध रखते हो। तो एक जाति विशेष एक वंश परंपरा के अकॉर्डिंग एक विशेष समूह या बड़ा समूह अपने आप को एक वंश के अकॉर्डिंग जोड़े रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं 84 की। ये शब्द मध्य भारत में गोंड राज्य की एक प्रशासनिक इकाई के लिए प्रयुक्त होता था जिसमें 84 गांव शामिल होते थे। गोंड राज्य अनेक गढ़ों में बटा हुआ था और 84 गढ़ की एक इकाई हुआ करती थी। ठीक है, 84 क्या है? 84 गाँव का एक समूह था। 84 गाँव का एक समूह था और 84 गाँव का समूह क्या कहलाता था? 84 जो गढ़ थे उनका एक 84 जो गाँव का समूह गढ़ कहलाता था। ठीक है, तो ये जो शब्द है वो मध्य भारत के गोंड राज्य के प्रशासनिक इकाई के लिए प्रयुक्त होता था। मध्य जो भारत था, भारत का जो हिस्सा मध्य जो भारत है, जो आधुनिक मध्य प्रदेश, प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो कौन सा आपके वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वो मध्य भारत के माना जाता था। तो इसके लिए गोंड राज्य है उस समय में गोंड राज्य के प्रशासनिक इकाई के लिए प्रयुक्त होता था जिसमें 84 गांव शामिल होते थे। कितने गांव शामिल होते थे? 84 गांव शामिल होते थे। गोंड राज्य अनेक गढ़ों में बटा हुआ था और 84 गढ़ों को क्या कहता है? 84 गढ़ का एक इकाई होती थी, मतलब 84 जो गाँव का समूह था, 84 गढ़ों का जो समूह था उसको एक इकाई के तौर पर माना जाता था। अब बात करते हैं बंजारा। बंजारा आपने देखे होंगे, खानाबदोश जनजाति हुआ करती थी ये। अब मतलब यहाँ माल को मतलब सस्ते में खरीदना, दूसरे के महंगे में जाकर उसको बेचना, तो एक तरह से ये व्यापार किया करते थे। और मतलब सल्तनत काल से चलता आ रहा है बंजारों का। और बंजारे जहाँ रुका करते थे वहीं अपनी संपत्तियों को धरती में गाड़ दिया करते थे, ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें बंजारा के अकॉर्डिंग आती है। ये शब्द का तात्पर्य उन खानाबदोश व्यापारों से है जो निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लाभकारी दरों पर माल खरीदते और बेचते हैं। मध्यकाल में गांवों से कस्बों और नगरों में अनाज की आपूर्ति द्वारा उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे कारवां बनाकर घूमते थे जिन्हें टांडा कहा जाता था। ठीक है, आपने देखा होगा कि अब भी आपके वो उनको हम क्या बोलते हैं कि लोहार आ गए, क्या बोलते हैं उनको? लोहार आ गए, गाड़ियों पे चलते हैं और अपना पूरा जो साजो सामान लेकर चलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? टांडा कहा जाता है उनको। एक ऐसे टांडे में आमतौर पर 6-7 लोग होते हैं जिनमें बंजारों के परिवार और विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से लदे माल ढोने वाले बैल, खच्चर आदि जानवर भी होते थे। उस समय उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी, इसका पता इस बात से चल जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को अनाज की आपूर्ति करने के लिए इन बंजारों की सेवाएं ली थी। आज भी भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भागों में इन बंजारों का अस्तित्व बना हुआ है। ठीक है, आज भी हम देखें तो बताया गया है कि भारत के मध्य और उत्तरी पश्चिमी जो भाग हैं भारत में,
और आज भी इन बंजारों का अस्तित्व बना हुआ है। अब बात करते हैं हम जाति शब्द की। किस शब्द की बात करेंगे? जाति शब्द की। जाति शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में मूल रूप से श्रेणी के लिए किया जाता है। ईसा की पहली सहस्त्राब्दी से इस शब्द का प्रयोग जन्म पर आधारित सामाजिक श्रेणियों के लिए किया जाने लगा। जाति व्यक्ति के धंधे पर आधारित होती, जाति जो है व्यक्ति के धंधे पर आधारित होती थी और उसके अनुसार समाज में उसकी प्रतिष्ठा निर्धारित होती थी। औपनिवेशिक काल में जाति शब्द अंग्रेजी के कास्ट शब्द का पर्याय बन गया। औपनिवेशिक काल में मतलब जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेज़ों के शासन में जो जाति शब्द अपने इंडिया में प्रचलित था, भारत में प्रचलित था, उसको कास्ट का पर्याय बना दिया। इंग्लिश वर्जन क्या कर दिया, उसको कास्ट कहा जाने लगा, कास्ट का पर्याय बन गया। जाति की ऊंची व नीची स्थिति का निर्धारण उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के कर्मकांडी प्रतिष्ठा, पवित्रता या अपवित्रता पर निर्भर हो गया। अब जाति, कौन सी जाति ऊंची है, कौन सी जाति नीची है, इसका निर्धारण कैसे किया जाने लगा? जो उसके द्वारा कार्य किए जाते थे उसके आधार पर इनका ऊंचा और नीचा किया जाने लगा। भाई ये जाति उच्च है और ये जाति नीची है। किंतु उसकी ये स्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती थी, बल्कि बदल सकती थी। भारत भर में समान रूप से पाए जाने की जगह जातियां प्रादेशिक अथवा स्थानीय समूह के रूप में अधिक थीं। जातियां अपने निर्धारित नियमों का विशेष रूप से खान पान और वैवाहिक संबंध आदि से संबंधित सामाजिक क्रियाकलापों का कठोरता से पालन किया करती थीं। और इसी के साथ अपना ये लेसन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।